रोमांचित हुए, बिना आक्रोशित हुए। जैसे भी आपने कहा कि भारत का अपना एक मिजाज है, इसकी मिजाज में ही व्यवस्थाएं आकर के इसके अनुरूप होंगी, तभी चलेंगी। वो लोकतंत्र, वामपंथ, चाहे जितनी विचारधाराएं हैं। अब साहित्य के साथ भी मैं चलता हूँ। भारत का साहित्य या खासकर हिंदी साहित्य, वो समाज की ध्वनि को लेकर के चलता रहा है, उसकी समस्याओं के साथ वो चलता रहा है। एक नई टीम या नए दौर में नई नई टीमें तैयार की, नई टीम तो नहीं, जो सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत लोकप्रिय हुई और मंच मंच पर खड़ा होकर के और शामिल लूटती रहती हैं। जो मूल साहित्यकार हैं, जो कहते हैं कि हम मुख्य धारा के साहित्यकार हैं, उनको इस बात का कष्ट है कि साहित्य का जो स्तरीय हिस्सा रहा या साहित्य के स्तर पर जाकर के जो सोचना चाहिए था, जो लिखना चाहिए था, दरअसल उसमें बहुत ही शरण हो रहा है और साहित्य भी हल्का कर दिया गया। तो वो आरोप आप पर भी आता है, आप जैसे लोगों पर भी आता है। असल में ये जिन लोगों की तरफ से आरोप आता है वो खुद बहुत थके हुए लोग हैं। न वो अपने समय के साहित्य को पढ़ना चाहते हैं, उनकी दिलचस्पी ही नहीं है, और नज़र उनको रखना है। नज़र कहाँ से रखना है? सोशल मीडिया से रखना है। तो वो आज के साहित्य के प्रचार प्रसार के बारे में तो सुनते हैं, उसके कवर के बारे में जानते हैं, उसके लेखक ने किस कंपनी का जीन्स पहना है ये जानते हैं, किस कंपनी का जूता पहन रहा है वो जानते हैं, किस लिट फेस्ट में वो बोल रहा है जानते हैं, लेकिन उसने क्या लिखा है ये जानने में उनको दिलचस्पी नहीं है। मैं पिछले 20-30 साल के लेखन में, जिस तरह का लेखन मैं 2000 के बाद ही मान लूँ, 26 साल का अगर लेखन में मान लूँ, उस लेखन में हमारा लेखन कहाँ से धारा से अलग का लेखन है या कम का लेखन है। हम मुख्य धारा किसको मानेंगे? जहाँ पानी हो, और पानी साहित्य में किसको कहा जाता है? मुद्दे को। तो अगर आपके साहित्य में अपने समय की समस्याएं हैं, अपने समय का मुद्दा है, अपने समय के मुठभेड़ के बारे में चर्चा है, अपने समय का संघर्ष है, अपने वक्त का घर्षण अगर मौजूद है, तो कैसे हम कह सकते हैं कि हम सतही विषयों पर या सतही लेखन कर रहे हैं? इसके दो ही कारण हैं, यही, या तो आपको पढ़ने की दिलचस्पी नहीं है, या आपने तय करके रखा है कि कुछ भी लिखा जाएगा हम उसे मान्यता नहीं देंगे। लेकिन अच्छी बात यह है इस समय की कि अब मान्यता के जितने भी रूपक और संस्थान थे वो ध्वस्त हो चुके हैं। लोकतांत्रिक दौर है। सोशल मीडिया पर एक पाठक लंबी प्रतिक्रिया लिखता है, वो अपने समय के लेखन को मान्यता दे रहा है, और मुझे लगता है कि इस दौर में यही मान्यता आपको टिकाए रखेगी। जब हम कहेंगे कि 5G के दौर में 500 पेज की किताब कैसे पढ़ी जाएगी, वो वहीं से पढ़ी जाएगी जहाँ पर पाठक अपनी प्रतिक्रियाओं को दुनिया के सामने रखेगा। आज अमेज़न के रिव्यू को देख के किताबें पढ़ी जा रही हैं, खरीदी जा रही हैं। किसी पत्रिकाओं में किसी आलोचक के लेख का इंतजार हिंदुस्तान का कोई पाठक हिंदी का नहीं कर रहा है। तो यहाँ से हम लोगों को ये उम्मीदें बंधी हैं कि जब तक पाठक आपको सराह रहा है, पाठक को पता है कि ये मेरी समस्याएं हैं, मेरे आसपास की दुनिया है, हमारे समय के संघर्ष को व्यक्त किया गया है, दर्ज किया गया है, तो मुझे लगता है कि इस बात की चिंता हमें नहीं करनी है हमारी पीढ़ी को कि हम सतही लिख रहे हैं या हम भाषाई सूचिता का हनन कर रहे हैं। ऐसा नीलोत्पल की बात से नीलोत्पल के ऊपर एक और आरोप मैं लेकर के आ रहा हूँ। आपने ये कहा कि अब के दौर में मैंने क्या लिखा है, वो उसकी पूछ परख या वो साहित्यिक कितना है, उस लोगों को कितना पसंद आ रहा है, ये सोशल मीडिया तय करता है। पत्रिकाओं के संपादक और आलोचक, इनके दायरे से अब साहित्य आप बाहर आ गया है। दो बातें मैं जानना चाहता हूँ। साहित्य जिसको कहा जाता रहा, उसका एक दायरा खींच दिया कि इसमें है तो साहित्य है, ये गैर साहित्य है, या फिर जो बाहर हो रहा है आज की तारीख में वह भी साहित्य है, लेकिन ये दायरा ये तोड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि इसके भीतर ही मेरा कुछ लोगों साहित्य की कुछ लोगों का अस्तित्व बचा हुआ है और उनकी गरिमा बची हुई है। यह जो बाहर है, जिसकी पैरवी आप कर रहे हैं, जो लोगों के जरिए सराहा जा रहा है, पूछा जा रहा है, यहाँ उन लोगों की पहुंच नहीं है। तो क्या ये दो किलेबंदियां हैं, हो गई हैं, या फिर इसको तोड़ करके इस पूरे दायरे को साहित्य में लाना चाहिए? नहीं, एक शुरू से था कि एक जो मैं उसको कहता हूँ एलिटावेथ का साहित्य, जैसे वो एक एलिट वर्ग का था। यहाँ पर कहानियों या कथानक का एलिटावेथ होना नहीं है, एलिट होना नहीं है, लेखकों का एलिट होना है। एलिट बौद्धिक रूप से अभिजात वर्ग एक है इस देश में, जो किसी भी विचारधारा का है, वो एक जगह बैठता है, एक कंपनी की सिगरेट पीता है, एक कंपनी की वाइन पीता है, और एक सिगार से वो धुआं उड़ाता है। वो जो बौद्धिक अभिजात्य वर्ग है, उसे लगता है कि
इस समय में जब जो भी सोशल मीडिया में लिखा जा रहा है, नए दौर के लोग लिख रहे हैं, वो चूंकि हमारी परिधि के बाहर है, उनको एक सांस्कृतिक उच्च होने का जो भान है, जो संस्कृतिकरण के दौर में आता ही है कि कई बार बौद्धिकता जब राज करने लगती है तो उसको ये भान होता है कि ये टूटे ना। तो वो जो मलमल के रेशे के बने हुए कालीन पर जब रुखड़े पैरों वाले लोग आने लगे हैं और कहने लगे हैं कि हम अपनी कहानी यहाँ पर लिखेंगे और इस मंच से बोलेंगे, तो ये समस्या आ रही है उनको। मुझे लगता है कि वो परिधि टूटनी चाहिए। और जब आप ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो भला ऐसे दौर में बौद्धिक अभिजात्य का किला क्यों न ढहे। जब पूरा विश्व एक दूसरे के लिए खिड़की खोल रहा है, तो बौद्धिक अभिजात वर्ग का भी जो किला है उसकी खिड़कियां भी खुलनी चाहिए, उनके वेंटिलेटर से भी रोशनी आनी चाहिए, उनको वेंटिलेटर से बाहर झांक के देखना चाहिए कि हिंदुस्तान की समस्याएं क्या क्या हैं। हम इंटरनेट पर सरसों का खेत देख के सरसों रोपने वाले किसान के दुख को अगर दर्ज करेंगे तो हम धोखा खाएंगे अपने लेखन में। तो ये जो आर्टिफिशियल लेखन है, ये जो प्लास्टिक साहित्य लिखा जा रहा है जिसमें सुगंध नहीं है ना, और जो ताज़ा होने का नाटक कर रहा है, जो गुलाब बिक रहा है 40 रुपये का, उसमें सुगंध नहीं है। दिखता तो गुलाब है भी गुलाब, पर उसमें सुगंध नहीं है। उनको पता होना चाहिए कि साहित्य में कचनार के फूल भी खिल रहे हैं जिनके सुगंध से हाथी मतवाला हो सकता है। और वही साहित्य इन किला के आसपास जब जमा हो रहा है तो दीवारें दरक रही हैं। ये उसकी ही प्रतिक्रिया है, लेकिन मैं मानता हूँ कि साहित्य में प्रतिक्रियाएं शालीन होनी चाहिए और हैं भी। हम आलोचनाओं का स्वागत करते हैं। हम चाहेंगे कि ऐसे अभिजात बौद्धिक वर्ग हमसे मिलें, के अनुभव से कुछ सीखें और हम उनको सच्चा भारत बता पाएँ। क्योंकि मैं मुखिया के चुनाव पर तब लिखता हूँ जब मैं मुखिया चुनाव का हिस्सा होता हूँ। मैं भारत के गांव से नहीं हूँ सर, मैं गांव में हूँ। गांव से होना और गांव में होना, इन दोनों में अंतर है। जो गांव से हैं वो तो साहित्य लिख ही रहे थे, लेकिन अब जो गांव में है अगर वो भी साहित्य लिख रहा है तो उसको सोशल मीडिया लेखन बोल के आप खारिज नहीं कर सकते। क्योंकि अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो नीलोत्पल मृणाल इस आरोप पत्र का सामना कर रहा नहीं होता। मेरी पहुंच आप तक सोशल मीडिया के कारण है। तो निश्चित रूप से सोशल मीडिया अपने समय का एक माध्यम है जिसका लाभ गांव देहात छोटे कस्बों को मिला है और हर क्षेत्र में मिला है। नीलोत्पल ने एक अभिजात वर्ग बताया, हिंदी साहित्य के भीतर है और उसकी रचना को कमोबेश प्लास्टिक साहित्य कह रहे हैं। कारण ये है कि वो कई तरह की अखबारों, कतरनों या सोशल मीडिया फोटोग्राफ्स देख करके अपने साहित्य को रच रहे हैं। आपका मानना ये है कि ज़मीन से कटे हुए लोगों का साहित्य जो है वो कभी भी मौलिक नहीं हो सकता है। यहाँ दो सवाल आते हैं। एक राय चलती है कि स्त्री विमर्श और ये दलित विमर्श। कहा गया कि जब तक आप स्त्री नहीं हैं, स्त्री का दर्द नहीं जान सकते हैं, दलित नहीं है तो दलित का दर्द नहीं जान सकते हैं। तो स्त्री और दलित साहित्य जिन लोगों ने लिखा, जो इससे इतर के लोग थे, उनके साहित्य को दरकिनार करने की कोशिश की गई। नीलोत्पल अब कह रहे हैं कि ये जो प्लास्टिक साहित्य है यह भी दर्द भोगा हुआ साहित्य नहीं है। तो कुल मिलाकर के आप उनके साहित्य को भी खारिज कर रहे हैं। नहीं, मैं भोगने और देखने का अंतर बताना चाहता हूँ। मैं अगर जाके गांव में किसानी की समस्या लिख रहा हूँ तो मैं किसान नहीं हूँ। मैं ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ। भोगा यथार्थ और देखा यथार्थ दोनों में अंतर तो है। मैं कहता हूँ कि साहित्य देखा यथार्थ से लिखा जा सकता है, उसके लिए भोगने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यही तो साहित्यकार का कौशल है कि परकाया प्रवेश वो कैसे करता है, अपनी कल्पना से, अपनी संवेदना से। यही तो उसका आर्ट है, यही तो उसको लेखक बनाता है। मैं देखे गए यथार्थ की बात कर रहा हूँ। आंख मूंद के साहित्य नहीं लिखा जा सकता। इस अभिजात बौद्धिक वर्ग की समस्या ये है कि इन्होंने ये अच्छा कॉफ़ी पीते हुए आंख बंद कर लिया है इन्होंने कि ये अरेबिका है या रोबस्ता पी रहा हूँ। नहीं, अरेबिका का टेस्ट अच्छा लग रहा है। ये ऊंची पहाड़ियों पर, यूरोप की पहाड़ियों पर होने वाले कॉफ़ी का आनंद लेते हुए आंखें बंद कर लेते हैं। और हम खैनी झाड़ने वाला के बगल में बैठे हैं। वो जैसे खैनी झाड़ता है, हमारे को झांस लगता है, हम छींकते हैं और मेरा आँख कान दोनों खुल जाता है। इस अंतर की मैं बात कर रहा हूँ। यानी आपको लिखने के लिए बाहर तो निकलना होगा ना, इस दुनिया से बाहर निकलना होगा। नहीं तो फिर गंगा से वोल्गा लिखने वाला लेखक राहुल सांकृत्यायन जी की यात्रा को मैं खारिज कर दूंगा अगर देखे का महत्व ना हो साहित्य में। तो अगर आप देखे नहीं तो महसूस कैसे करेंगे। आपने जिस दलित और नारी साहित्य की बात की, महसूस तो किया जा सकता है, लेकिन ना आपने दलित देखा है जीवन में, ना आपने नारी की पीड़ा देखी ही है, तो आप कैसे लिखेंगे। मैं उसकी बात कह रहा हूं कि बिना देखे आप कैसे लिखेंगे।
यहाँ है कि दिल्ली का किला से बाहर कैसे निकलिएगा, ये तो निकलना होगा ना। हम लोग निकल रहे हैं तो लिख रहे हैं। नीलोत्पल ने राहुल सांकृत्यायन का उल्लेख किया है, क्योंकि अगर यायावरी है और आप सब कुछ देखते हुए लिख रहे हैं, जैसे इब्न बतूता बहुत बड़ा, तो मुझे लगता है कि दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हुए होंगे जो इतने यायावर रहे जैसे इब्न बतूता, वैसे राहुल जी भी हैं। नीलोत्पल ने कुल मिलाकर के ये कहा कि अगर आपने देखा नहीं है, आप कहीं और बैठ करके लिख रहे हैं, तो आपके साहित्य में कुछ नहीं, प्लास्टिक साहित्य है। एक आरोप आप लोगों पर ये लगता है कि हिंदी के भीतर कुछ मंडलियाँ बन गई, उन मंडलियों का अपना एक जमघट हो गया, उसके अपने कुछ आयोजक प्रायोजक हो गए। अब ये अलग अलग टुकड़ियां हैं, आपस में इनका कोई मेल जोल नहीं चलता है, आपस में इनकी टकराहटें चलती रहती हैं, हर मंडली कुछ लोगों के साथ शहर शहर घूमती रहती है। तो यह जो मंचीय कविता है हिंदी का, वो मंडलियों में बटा हुआ है। नहीं, मैं इसको मंचीय कविता और साहित्य दोनों को मिला के एक बात कहना चाहूँगा कि हम लोग बड़ी उस भाग्यशाली मोर्चे से हैं, मोर्चा भी मैं नहीं कहूँगा, उस भाग्यशाली स्थान से हैं, वो उस सोपान पे खड़े हैं जहाँ हम मोर्चा विहीन हैं, और हम यूँ कहें कि हम मोर्चा चाहते नहीं हैं। मैं बहुत कठोर लेकिन बहुत विनम्रता से एक बात कहना चाहूँगा, हम जिस खेमेबंदी की साहित्य में बात कर रहे हैं या कविता के मंचों, वो मात्र 500 लोगों की है। 500 लोगों से ज़्यादा भारत में किसी को मतलब नहीं है कि ये किस ग्रुप के हैं, किस गुट के हैं, ये क्या कर रहे हैं। ये जितना भी लेस कलेस और शेष विशेष है ना, अवशेष जो भी बचे हुए हैं साहित्य के, ये सब 500-700 लोगों की दुनिया है। मैं यही कह रहा हूँ नए लिखने वालों से कि अगर 700 लोगों की खेमेबंदी अगर चुनते हो, तो फिर विचारधारा का लाठी उठा के एक दूसरे पर लाठी चलाते हुए खत्म हो जाओगे। 700 लोगों की खेमेबंदी की दुनिया को प्रणाम करो, उन पर अड़हुल का फूल चढ़ाओ, नर्मदा के किनारे हो तो नर्मदा जी का जल, गंगा जी के किनारे से हो तो गंगा जी का जल चढ़ाओ, उनको प्रणाम करो और उनको कहो कि जो भी लिख रहे हैं सर समर्प्यामी, आप ही को समर्पित है। लेकिन लिखो इन 700 की खेमेबंदियों से बाहर जाके, और वहाँ दुनिया बहुत बड़ी है, वहाँ पाठक हैं, वहाँ श्रोता हैं, और वो आपको हौसला देते हैं, स्नेह भी देते हैं, लिखने का अनवरत हिम्मत भी देते हैं। बात रही विचारधारा की कि खेमेबंदियाँ किस आधार पे होती हैं, विचारधारा के आधार पे। बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, लेकिन कहना पड़ रहा है कि वर्तमान भारत में ऐसी कोई भी विचारधारा नहीं है जो अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता की कसौटी पर खरी उतरती हो, जिसको हम क्रियान्वित होते देख रहे हों। तो मतलब परस्ती है ना, मतलब हाँ, मतलब ये आज के दिन में स्थिति ऐसी है कि भारत में सारी विचारधाराएं नंगी होकर, खूंटे ठूंठ पर अपना कपड़ा टांग कर और घूम रही हैं। किस विचारधारा की तरफ से हम लाठी उठाने जाएंगे? हमने विचारक नहीं पैदा किए, हमने विचारधाराओं के लठैत पैदा कर दिए। आज जब आप इस कार्यक्रम के बारे में अपने शो में बैठेंगे और जब आप 3